नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिस्कस की थी विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख सकते हैं डिटेल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग मीन्स यहाँ पर क्यूज जो है वो एक क्यू नहीं होगी। अभी तक हमने जितनी एल्गोरिथम देखी उसमें क्या हो रहा था कि एक रेडी क्यू मेंटेन हो रही थी और वही प्रोसेसेस को अरेंज कर रही थी कि कौन सी प्रोसेस पहले रेडी क्यू में अराइव हुई और किसे शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेडी क्यू को ही अलग अलग लेवल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट क्यूज कर दिए और उनका लेवल डिफाइन कर दिया है। मीन्स उन्हें प्रायोरिटी असाइन कर दी है। हर क्यू की एक डिफाइंड प्रायोरिटी है, किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, किसकी लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्नैपशॉट लिया हुआ है, मीन्स एक एग्जांपल लिया है हमने जिसमें कि 4 रेडी क्यू को डिवाइड किया हुआ है 4 क्यूज में। तो अगर हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखें या सिस्टम या प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रोसेसेस की कैटेगरी डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है बैकग्राउंड प्रोसेसेस और एक होती है फोरग्राउंड प्रोसेसेस। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स पूरे सिस्टम में ओवरऑल अगर हम देखें तो डिवीजन होता है बैकग्राउंड प्रोसेसेस एंड फोरग्राउंड प्रोसेसेस का। तो जो ये क्यू हमने मेंटेन किए तो ये जो सारी क्यूज है ये दोनों कैटेगरी में आती है, या तो वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस में आएंगी या फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सिस्टम प्रोसेसेस है इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मीन्स हाईएस्ट है। ठीक है, प्रायोरिटी की बात करें तो जो फर्स्ट क्यू है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और जो नीचे दी हुई है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोसेस वाली क्यू जो है इसकी प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट। तो चलिए हम फटाफट से इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि रेडी क्यू जो है वो डिवाइडेड है वेरियस क्यूज में। देन मल्टीपल क्यूज आर मेंटेन फॉर प्रोसेसेस विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ प्रोसेसेस को कैसे यहाँ पर शेड्यूल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सिस्टम प्रोसेसेस है तो सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हायर जिनकी प्रायोरिटी हाई है, मीन्स कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है सिस्टम की जो जितने भी प्रोसेसेस अगर करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है सिस्टम प्रोसेसेस की। तो उन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन एनी टाइम एनी हाउ होना ही है, तो वो प्रोसेसेस कहाँ आएंगी, सिस्टम प्रोसेसेस में। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड अगर कोई सीपीयू बाउंड वाली प्रोसेसेस है तो एक क्यू हम सीपीयू बाउंड वाली प्रोसेसेस के लिए दे देंगे। देन अगर कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट वाली प्रोसेसेस है, इनपुट आउटपुट बाउंड वाली प्रोसेसेस है तो एक क्यू हम उसके लिए स्पेसिफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम प्रोसेसेस को डिफरेंट क्यूज में प्लेस करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें हम तो अगर कहीं कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, कुछ इवेंट होती है तो उसमें आगे की क्यू वीवीआईपी पर्सन के लिए होती है। देन वीआईपी पर्सन सेट करते हैं। देन फिर उसके बाद जो गेस्ट होते हैं या फिर जो होस्ट होते हैं वो बैठते हैं। देन फिर जो लास्ट होता है वो क्या होता है, एफसीएफएस। ठीक है, सबके लिए कॉमन टू ऑल, सबके लिए होता है। मीन्स जो फर्स्ट पहले आएगा उसे पहले सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो वैसे ही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यू को क्या कर दिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देखिए ईच क्यू हैज इट्स ओन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हर जो क्यू है उसकी अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी। तो जैसे कि ये लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफसीएफएस अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे सिस्टम प्रोसेसेस है तो सारी सिस्टम प्रोसेसेस इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम राउंड रॉबिन रख सकते हैं। देन फिर इंटरएक्टिव और बैच प्रोसेस सिमिलर टाइप की प्रोसेसेस हमने एक साथ रखी है तो यहाँ हम एसजेएफ अप्लाई कर सकते हैं, एसआरटीएफ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से हर क्यू की अपनी खुद की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। ठीक है, देन प्रायोरिटीज आर असाइंड टू ईच क्यू। सबको प्रायोरिटी असाइन कर दी, ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुके हम। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होता है। बट इस केस में देखिए कि हमेशा क्या होगा, जो स्टूडेंट प्रोसेसेस है उनका चांस नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके ऊपर जितनी क्यूज है उनकी प्रायोरिटी हाई है। और कभी ना कभी मान लो ऐसा कुछ हो गया कि हर बार ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन चाह रही है करना बट इसका टर्न ही ना आ पाए, हमेशा सिस्टम प्रोसेस या इंटरएक्टिव प्रोसेस उसे प्रिएम्प्ट करती रहे, तो क्या होगा इस केस में, कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, स्टार्वेशन।
जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो अगेन किस उससे सफर करेंगी, स्टार्वेशन से सफर करेंगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आई मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में भी अगेन हम बात कर रहे हैं तो रेडी क्यू यहाँ पर डिवाइडेड है सेपरेट क्यूज में, मल्टीपल लेवल्स में। और यहाँ पर जैसे हमने लास्ट प्रीवियस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग देखी थी तो हमने उसमें देखा था कि उसमें प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि पहले हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होंगी, मीन्स क्यू की प्रायोरिटी डिसाइडेड है। यहाँ पर क्या किया है, क्यू की प्रायोरिटी तो है बट यहाँ पर प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट क्यूज में स्विच कर सकती हैं। इन केस ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग प्रोसेसेस की स्विचिंग नहीं हो रही थी, डिफरेंट क्यूज में वो प्रोसेसेस स्विच नहीं कर रही थी। यहाँ पर प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में स्विच कर सकती है। तो यहाँ पर एडवांटेजेस फीचर ये है कि यहाँ पर जो हमने एजिंग देखी थी, स्टार्वेशन प्रॉब्लम देखी थी, उसका सॉल्यूशन था एजिंग। तो यहाँ पर ये एजिंग इंप्लीमेंट हो रही है। मीन्स अगर कुछ प्रोसेसेस ऐसी हो जो सीपीयू को बहुत लॉन्गर टाइम से यूज कर रही है तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं लोअर प्रायोरिटी क्यूज में। और कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो बहुत लॉन्ग टाइम से लोअर प्रायोरिटी क्यू में वेट कर रही है तो उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, उसे हम स्विच कर सकते हैं ऊपर वाले लेवल में, ऊपर वाली क्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें जो फर्स्ट क्यू है उसमें हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज की हुई है। देखिए, तो अगर कोई प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो रही है और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो या तो इस टाइम क्वांटम के इक्वल है या इससे कम है, तो वो प्रोसेस क्या करेगी, फिनिश कर लेगी। मीन्स यहाँ पर ये फिनिश स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी क्यू में। और इस क्यू में अगेन हमने राउंड रॉबिन अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर टाइम क्वांटम क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, 16 मिली सेकेंड्स। ठीक है, देन फिर इसके बाद ये प्रोसेस अगर अब भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये प्रोसेस कहाँ स्विच करेगी, नेक्स्ट लेवल की क्यू में। और यहाँ पर एफसीएफएस एल्गोरिथम अप्लाई होगी और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसका जितना भी टाइम स्लाइस बचा हुआ है, मीन्स सीपीयू बर्स्ट टाइम बचा हुआ है, रिमेनिंग है, उतना टाइम वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी, देन वो फिनिश स्टेट में स्विच होगी। तो ये थी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। सो हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट देखा था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का, तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने 3 क्यू ली थी, 3 रेडी क्यू ली थी। और फर्स्ट में टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड स्पेसिफाई किया था, सेकंड में 16 मिली सेकेंड एंड थर्ड में एफसीएफएस। तो हम इसी क्राइटेरिया को रखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसेस 5 प्रोसेसेस दी हुई है, इनका अराइवल टाइम यहाँ मेंशन नहीं है। तो सभी का अगर अराइवल टाइम नहीं दिया है तो हम जानते हैं कि अराइवल टाइम नहीं दिया है तो हम सबका अराइवल टाइम क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में 0 मिली सेकेंड पे अराइव हुई। तो जब प्रोसेस अराइव हो रही है तो सबसे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रायोरिटी क्यू कौन सी, फर्स्ट क्यू। तो सारी प्रोसेसेस इस क्यू में अराइव होगी जिसका टाइम क्वांटम कितना है, 8 मिली सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो गैंट चार्ट देखिए कैसे बनेगा इसका। देखिए 0 पे 8 मिली सेकेंड्स वाली क्यू में प्रोसेस P1, देन फिर P2, P3, P4 एंड P5 अराइव हुए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट P1 को शेड्यूल किया हमने। सो P1 एग्जीक्यूट होगा कितने टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग 8 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, 25। तो P1 8 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। सो 25 में से हम 8 हटा देंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 17। ठीक, 17 रिमेनिंग बचा। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस शेड्यूल होगी, P2 अगेन 8 मिली सेकेंड्स के लिए और इसका टाइम क्वांटम 8 ही है, मीन्स ये कंप्लीट, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, P2 यहाँ पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। ठीक है, मीन्स अब ये कहाँ चली जाएगी, P2 यहाँ अराइव हो जाएगी, मीन्स ये क्या है, फिनिश स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टर्न आएगा P3 का। P3 को हम शेड्यूल करेंगे फॉर टाइम क्वांटम 8।
तो 40 में से 8 मिली सेकेंड P3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, 8 मिली सेकेंड P3 एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा 32, ठीक। अब देखिए जिन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम रिमेनिंग बचा है वो प्रोसेसेस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे P1 का रिमेनिंग टाइम बचा 17, तो P1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस रेडी क्यू में, ठीक है, जिसका टाइम क्वांटम कितना है 16। देन P2 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया तो P2 फिनिश स्टेट में गया। देन P3 का अगेन रिमेनिंग बचा है 32, तो P1 के बाद शेड्यूल कौन होगा P3, ठीक है। और फर्स्ट रेडी क्यू में देखेंगे तो क्या है P4 नेक्स्ट प्रोसेस, तो P4 शेड्यूल होगा। अब P4 का भी बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन 8 मिली सेकेंड से, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पर 27, ये 8 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, 8 मिली सेकेंड से एग्जीक्यूट हुआ। देन नेक्स्ट टर्न आया, ये P4 कंप्लीट हो गया, सॉरी P4 का एग्जीक्यूशन 8 मिली सेकेंड हो गया। नेक्स्ट टर्न आएगा P5 का। आप देखिए P5 को केवल 5 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए, तो P5 8 तक नहीं चलेगा, कितने 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा, 5 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और ये P5 कहां गया, फिनिश स्टेट में, ठीक है। तो P2 और P5 अब सिस्टम से बाहर है क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग प्रोसेसेस बची P1, P3 एंड P4, तो ये P1, P3 एंड P4 नेक्स्ट क्यू में शिफ्ट होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्यू में टाइम क्वांटम मेंशन्ड है 16 मिली सेकेंड्स, तो 16 मिली सेकेंड्स देखिए अब P1 एग्जीक्यूट होगा 16 मिली सेकेंड्स और रिमेनिंग बचेगा 1, तो P1 अब 1 मिली सेकेंड के लिए कहा शिफ्ट हो जाएगा थर्ड क्यू में, ठीक है, और एग्जीक्यूट कितने टाइम होगा 16 मिली सेकेंड्स, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल होगी कौन सी P3 अगेन 16 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, तो कितना बचेगा 16 और रिमेनिंग बचेगा, तो P3 भी नेक्स्ट क्यू में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस शेड्यूल होगी P4 का कितना टाइम क्वांटम बचा है 27 बचा है टाइम बर्स्ट टाइम, और 16 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, तो 16 टाइम के लिए हम P4 को फिर शेड्यूल करते हैं। तो ये हो जाएगा 75 और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 9, ठीक। तो ये क्या होगा 27 माइनस 16 11, ठीक है, 11 रिमेनिंग बचा, तो P4 भी कहां गया थर्ड वाली क्यू में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए फिर P1 शेड्यूल होगा, इसका 1 टाइम रिमेनिंग है, तो ये 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। देन P3 शेड्यूल होगा और P3 16 टाइम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स अब जितना भी टाइम इनका बचा हुआ है सीपीयू बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए वो सब FCFS में कंप्लीट होगा। सो P3 एग्जीक्यूट होगा 16 मिली सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 102, ठीक। एंड देन P4 11 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। तो ये हमारा गैंट चार्ट बना, ठीक है। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या हुआ 113, मीन्स 113 तक ये सारी प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो पहले हम देखते हैं फिनिश टाइम क्या होगा। सो देखिए P1 फिनिश हो रहा है 76 पे, P1 फिनिश हो रहा है 76 पे, P2 फिनिश हो रहा है 16 पे, देन P3 फिनिश होगा 102 पे, P4 फिनिश होगा 113 पे, P5 फिनिश होगा 37 पे, ठीक। तो अब निकालते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला वही है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो देखिए फिनिश टाइम 76 है और अराइवल टाइम सभी का 0 है,
तो फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम यही वैल्यूज आने वाली है। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, जो हमारा फिनिश टाइम है प्रोसेसेस का वही टर्न अराउंड टाइम होगा। ओके, आप कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम अगेन टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम क्या है, 76 माइनस 25, देन 16 माइनस 8, सो 8, 102 माइनस 40, सो ये हो जाएगा 62, देन P4 का 113 माइनस 35, ये हो जाएगा 78, देन 37 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 32। अब इसका एवरेज TAT एंड एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, क्या होगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, 68.8 मिलीसेकेंड्स एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा 46.2 मिलीसेकेंड्स। तो ये था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमने एग्जांपल के साथ समझा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस में देखा कि ये एडवांटेजेस है कि इसमें क्यू के बीच में स्विचिंग हो रही है और स्टारवेशन प्रॉब्लम को ओवरकम कर रही है एजिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम क्लियर होगी, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।